करें। जय हिंद साथियों, मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रतिदिन 1 बाय 1 वीडियो डालते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपका जो डाइजेशन सिस्टम फिनिश कर दिया है। अगर किसी ने डाइजेशन सिस्टम का पूरा पार्ट नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझा दिया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, वह है हमारा कोशिका। कोशिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भाई कोशिका क्या है। इसको बोलते हैं सेल। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका एक प्रकार का जीव होता है और ये कोशिका काम कैसे करता है, कैसे हमारा शरीर में ये डेवलपमेंट का कार्य करता है, कोशिका में कौन कौन से अंग आते हैं, कोशिका का चित्र कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ों की इसमें चर्चाएं करेंगे। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, किस अंग द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, सारी चीज़ों की जानकारी इसमें हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा, एक सिंपल वे में देखने का प्रयास करिएगा। जिस प्रकार से आप ईंट होती है, अगर मान लीजिए हमें कोई घर को तैयार करना है, ठीक है ना, किसी घर को तैयार करना है तो सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है ईंट की। उसके बाद ईंटों से मिलकर बनती है हमारी क्या, दीवार। ईंटों से मिलकर क्या बनती है, दीवार बनती है। और दीवार से मिलके ही क्या बन जाता है, कमरा बन जाता है। और कमरे से मिलकर हमारा क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है। तो सेम कोशिका भी इसी प्रकार की होती है। हमारे शरीर में कोशिका भी इसी प्रकार की होती है। जैसे देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले कोशिका से मिलके बना होता है, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ऊतक, और बहुत से ऊतकों से मिलकर बना होता है हमारा अंग, और बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है हमारा क्या, शरीर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि शरीर कैसे बनता है। तो सबसे पहले कोशिका आती है, कोशिका मिलने से ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक का निर्माण होने से अंग का निर्माण होता है, और अंग का निर्माण होने से शरीर का निर्माण होता है। अब जानेंगे कि कोशिका क्या है। कोशिका सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यदि कोई है तो उसे कहते हैं कोशिका। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है हमारी कोशिका। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन, परिभाषा की, तो जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को, भाई संरचना, उसकी बनावट कैसी है, उनके कार्य कैसे हैं, अगर हम इनको जान लेते हैं तो उसी को कहते हैं हम क्या, कोशिका। उसी को क्या कहते हैं, कोशिका। हमें संरचना के बारे में जानना है, कार्य के बारे में जानना है। अगर हम इतना जान गए तो वही क्या है, कोशिका है, सिंपल वे में। अगर बात करें अध्ययन की, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, एक बोलते हैं मृत कोशिका। सबसे पहले अगर हम बात करें मृत कोशिका, तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका, ध्यान रखिएगा, कोशिका कैसी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। बात समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमें बात करें कि इसका पता कैसे लगा कि आखिरकार मृत कोशिका की खोज हुई या जीवित कोशिका की खोज हुई, तो किसी न किसी पुस्तक द्वारा इसकी जानकारी दी गई होगी। तो इनकी एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट ब्राउन की पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ज्ञात होता है कि इन्होंने कोशिका की खोज की और मृत कोशिका और जीवित कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया और उनका पता लगाया। नेक्स्ट यदि बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, भाई जीवित कोशिका, मृत कोशिका आपको बताया। यदि पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, समझ पा रहे हैं, तो वो की थी आपके ल्यूवेनहॉक। एक व्यक्ति थे ल्यूवेनहॉक, सन 1664 ईस्वी में। तो मृत की खोज कब हुई,
देखिएगा, जीवित कोशिका की खोज हुई 1664 में, जबकि मृत कोशिका की खोज हुई 1665 में। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले जीवित कोशिका आई और कोशिका आने के बाद क्या हुई, को मर गई, फिर मरी हुई कोशिकाओं के बारे में पता लगाया, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि बात करें उसमें फिर केंद्रक आता है कोशिका में और केंद्रका आती है। तो केंद्रक और केंद्रका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। देखो एक लंबा प्रोसेस होता है, किसी चीज़ को समझने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ये जो खोज हुई थी 1600 ईस्वी के समथिंग हुई थी, जबकि केंद्रक और केंद्रा की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1831 ईस्वी में। देख रहे हैं, 1831 ईस्वी में। तो धीरे धीरे हमें जानकारी, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी होती गई और खोजें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो इसी प्रकार से खोज आगे को धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और जानकारी कराते रहेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो एक व्यक्ति थे स्वान और एक व्यक्ति थे स्लाइडेन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा भैया, कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्वान और स्लाइडेन। दो व्यक्ति थे, दोनों ने मिलके दिया था। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये एक प्रकार से जीव होता है। क्या होता है, एक प्रकार से जीव होता है। ये ज़्यादातर आपको जो है तालाबों में, मतलब पानी में देखने को मिलता है, इसलिए इसे जंतु जगत का बहरूपिया कहा जाता है। इसे जंतु जगत का बहरूपिया कहा जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार कि जंतु जगत का बहरूपिया किसे कहा जाता है, तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट यदि बात करें सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो नाम सुना होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। भाई शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो उसमें कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट बात करें मानव, देखो इसको याद रखेंगे भाई। मानव, यदि स्टार्टिंग में उसने पॉइंट लगा दिया कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो वो होती है आपकी शुक्राणु। क्या होती है, शुक्राणु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये जो होते हैं शुक्राणु, आपके जनन का एक टॉपिक हम आपको लेकर आएंगे, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि शुक्राणु यानी स्पर्म क्या होते हैं। तो आपको ये जानना है कि मानव में छोटी कोशिका कौन सी होती है सबसे, तो वो होती है शुक्राणु। लेकिन आपको ऑप्शन है भैया ये ना हो, ऑप्शन में ये ना हो शुक्राणु, तो आप किसे लगाएंगे, तो आपके एक मस्तिष्क में भी कोशिका होती है जिसे बोलते हैं ग्रेन्युल सेल, जिसे बोलते हैं ग्रेन्युल सेल। तो आपको उत्तर वो भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर पेपर में आता है तो आप उत्तर सटीक उसे लगाएंगे। नेक्स्ट यदि बात करें मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी होती है अंडाणु, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ओवम। ये आपको लड़कियों में देखने को मिलता है अंडाणु, और लड़कियों में सबसे बड़ी कोशिका यही मानी जाती है, ठीक है ना। तो जनन के टॉपिक में हम इन दोनों चीज़ों को, शुक्राणु अंडाणु को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अभी आपको यहीं पर यही चीज़ समझनी है। नेक्स्ट यदि बात करें सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे तेज कोशिका का जो विभाजन होता है वो होता है आपका लीवर में। किस में होता है, लीवर में। लीवर बोलिएगा इसको या फिर जिगर बोलिएगा। क्या बोलिएगा, जिगर, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि ह्यूमन सेल क्या होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल की। किसकी, ह्यूमन सेल की। क्या ह्यूमन सेल आखिरकार इसकी बनावट कैसी होती है, देखो इस टाइप से इसकी आकृति होती है, और इसी के अंतर्गत, इसी सेल के अंतर्गत अंदर जितने भी आपके अंग हैं वो होते हैं। जैसे कि आपका गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्मा है, आपका क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इसके बाद न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है और परसॉक्सिसोम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए।
आज हम इन सारी जानकारी को कंप्लीट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप बस जुड़े रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कोशिका में अंग। भाई कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखो कोशिका का यदि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, फिर अंगों में उनके कार्य क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। एक होता है कोशिका झिल्ली, एक क्या होता है कोशिका झिल्ली। अगर कोशिका झिल्ली की बात करें, देखो इस टाइप से कोशिका है आपकी, इस टाइप से कोशिका है, जो इस पर जो आवरण चढ़ा है, क्या चढ़ा है आवरण, एक आवरण सा चढ़ा होता है और इस आवरण को ही हम क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली से ही, इस आवरण से ही कोशिका ढकी रहती है। क्या होती है कोशिका ढकी रहती है। बात समझ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगर बात करें इसके खोजकर्ता कौन थे, भाई किस व्यक्ति ने इसको खोजा था कि कोशिका झिल्ली होती है ये, तो ये दो व्यक्ति थे, कार्ल नेगेली और सी क्रैमर। कार्ल नेगेली और सी क्रैमर, इन्होंने पता लगाया था 1855 ईस्वी में। कब पता लगाया था 1855 ईस्वी में। ये आपको पता लग गया होगा कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका के ऊपर चढ़ा हुआ एक प्रकार का आवरण होता है, ठीक है, एक प्रकार का जाल होता है जो कोशिका को बचाए रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की यदि खोज की बात करें तो खोज की थी एक व्यक्ति थे कॉलिकर, व्यक्ति थे कॉलिकर। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, लेकिन इनका नाम किसने दिया कि भाई ये चीज़ देखो कि आपका कभी कभी क्या होता है हम खोज कर लेते हैं कि आखिरकार ये चीज़ है, लेकिन हम जान नहीं पाते यार क्या नाम दें क्या नाम ना दें इसका। तो एक दूसरा व्यक्ति आता है, भाई ये नाम इसका सही रहेगा। तो ऐसे ही खोज किसने की कॉलिकर ने की। लेकिन एक दो व्यक्ति आ गए भाई, एक का नाम था बेंडा और एक का नाम था अल्टमैन। तो बेंडा और अल्टमैन ने बताया कि भाई इसका नाम रखो क्या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका नाम क्या रख गया माइटोकॉन्ड्रिया रख गया, किसके कहने पर, बेंडा और अल्टमैन के कहने पर। नेक्स्ट यदि बात करें 38 एटीपी और पावर हाउस, यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा ग्रह। इसको हम ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। मतलब हमारी जितनी भी ऊर्जा होती है, जितनी भी हमें ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, किस अंग से मिलती है, कौन सा अंग हमें ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, तो वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऊर्जा मिलती कैसे है। भाई होना चाहिए ना कि ऊर्जा आखिरकार हमें कैसे मिल गई, तो हमें ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऊर्जा मिली कैसे। देखिएगा थोड़ा इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको बताएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। जब हम श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं श्वसन तंत्र, तो उसमें एक आता है जीव द्रव्य, एक आता है जीव द्रव्य और दूसरा आता है आपको जीव द्रव्य और दूसरा आता है श्वसन। दूसरा क्या आता है श्वसन आता है। तो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। आखिरकार के 38 एटीपी किस प्रकार से हमको मिलते हैं, इसको जानने का बहुत प्रयास करेंगे अच्छे से। और इसमें जीव द्रव्य क्या होता है इसे भी देखेंगे, श्वसन क्या होता है इसके चैप्टर में ये भी बताएंगे, ठीक है ना। तो 38 एटीपी का निर्माण कैसे होता है, तो हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज कहता है कि भाई जब तक हमारे को 38 एटीपी ऊर्जा नहीं मिलेगी, जब तक हम हाउस मतलब जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे, तो ग्लूकोज को 38 एटीपी ऊर्जा चाहिए, 38 एटीपी ऊर्जा चाहिए। तो जब 38 एटीपी ऊर्जा बन जाती है तो उससे हमें क्या मिलता है ऊर्जा मिलती है। अब वो ऊर्जा कैसे मिलती है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, भाई ऊर्जा मिलती कैसे है। ये बिल्कुल आपको एक अलग टॉपिक है, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको याद रखना है कि 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है।
एक टॉपिक बनाएंगे इसका जो बड़ा टॉपिक है, जो आपको श्वसन तंत्र में पढ़ने को मिलेगा। श्वसन तंत्र में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पर इतना ही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यदि बात करें गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी क्या होता है ये भी आपको समझना है। भाई गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? खोज की केमिको गाल्जी। देखो सिंपल है, इसमें याद क्या करना है, गाल्जी आ रहा है तो केमिको गाल्जी। अगर बात करें गाल्जी बॉडी होता क्या है, तो इसे बोलते हैं हम ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर नियंत्रक। क्या बोलते हैं? नियंत्रक, नियंत्रक यानी ट्रैफिक नियंत्रक, ट्रैफिक नियंत्रक। एक प्रकार से अगर देसी भाषा में समझें तो इसको हम वाहन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वाहन, वाहन को कंट्रोल करने वाला, वाहन को कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल करने वाला, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिएगा कोई भी अंग हमारा इधर भाग रहा है या उधर भाग रहा है या उधर भाग रहा है, तो हमारा जो गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, बताता है ए भाई उधर मत जाओ, ए भाई इधर मत जाओ, अच्छे से रहो, बढ़िया तरह रहो। जिस प्रकार से आप ट्रैफिक को देखते हैं, ट्रैफिक पे वहाँ पर एक आप पुलिस वाला होता है, ट्रैफिक मैन जो होता है वो बताता रहता है भाई लाल बत्ती जली है अभी जाओ मत, नीली बत्ती है अब चले जाओ, पीली बत्ती है खड़े हो जाओ, रेडी हो जाओ। तो इसी प्रकार यही बताता रहता है गाल्जी बॉडी सभी अंगों को कि भाई ये कार्य करो, वो करो, वो करो, ऐसे करो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसी को कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें रसधनी या फिर हिंदी में रिक्तका, ये क्या होता है? रसधनी, जितना भी हम पानी पीते हैं, जितना भी हम पानी पीते हैं वो स्टोर कहाँ होता है? जो हमारा पानी स्टोर होता है 65% पानी हमारा इसी रसधनी के अंदर स्टोर हो जाता है। इसी रसधनी के अंदर कितना परसेंट पानी? 65% पानी स्टोर हो जाता है। यदि इसका अन्य नाम की बात करें तो इसे वैक्यूम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन यही तैयार होगा कि बताइए सर्वाधिक पानी किस अंग में जमा होता है? तो वो है आपका रसधनी या फिर रिक्तका या बोल सकते हैं वैक्यूम। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं रसधनी जो होती है आपका ड्रम का काम करती है। किसका? ड्रम, ड्रम का काम करती है। ड्रम में जिस प्रकार से पानी भरा जाता है ना, तो उसी प्रकार से रसधनी जो होती है ड्रम का काम करती है। सब समझ में आ रही है? नेक्स्ट आता है आपका तारकाय, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बॉवरी, एक व्यक्ति थे बॉवरी, उन्होंने इसकी क्या की? खोज की। आखिरकार बात करें इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोई भाई इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन। जो हमारी कोशिका है, जिस बात को हम पढ़ रहे हैं कोशिका को, ये कोशिकाओं का विभाजन करता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से तोड़ता है। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो वो करता है हमारा तारकाय या सेंट्रोसोम। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं भैया। कोशिका के विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। यदि हम बात करें ये तारकाय आपका होता कहाँ है? ये आपका निवास स्थान लीवर, लीवर में सर्वाधिक पाया जाता है। लीवर में जो होता है आपका तारकाय सर्वाधिक पाया जाता है। अब पाने का मतलब ये है क्योंकि लीवर में ही सर्वाधिक विभाजन होता है, लीवर में ही सर्वाधिक कोशिका का विभाजन होता है। बात समझ रहे हैं? जितना भी विभाजन होगा कोशिका का कहाँ होगा? लीवर में। कभी कभी आपने देखा है लड़ाई हो जाती है और चाकू निकाल लेते हैं, एक दूसरे को ऐसे मार देते हैं, ऐसे मार देते हैं। तो आप डरिए मत, हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। कभी भी आपको कोई दुश्मन आपको चाकू मारे तब सीधा बोलिएगा यहाँ मार, ले मार, यहाँ मार। कहाँ? लीवर में। अब लीवर में मरवा लीजिएगा और चाकू को पकड़ के चल दीजिएगा, मर गया, मर गया। तो इसका मतलब ये है आपको कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब सही हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो कोशिकाएं हैं वहाँ विभाजन लीवर में सर्वाधिक हो रहा है, जिससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यदि बात करें अंतःप्रतव्य जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम, इसको बोलते हैं। अगर हम बात करें ये क्या है, तो इसके कार्य की बात करें, कार्य है इसका आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल जैसे समझिएगा,
अब हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है किस पर टिका हुआ है, हमारे एक कंकाल, एक ढांचा बना हुआ कंकाल का हड्डियों पर टिका हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारा ये अंतःप्रतव्य जालिका होती है किस पर टिकी होती है, तो आंतरिक कंकाल होता है अंदर, ठीक है ना। और आंतरिक कंकाल क्या करता है, सहायता करता है, इसको क्या करता है, सहायता करता है किसको, टेकने में, कोशिका को टेकने में। देखो समझने का प्रयास करिएगा, एक देसी भाषा में आपको इसके बारे में समझा देते हैं कि किस प्रकार से ये टेकता है और कैसे टेकता है। देखो समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो आपने देखा है ये आपका घर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, घर है, और इस पर क्या एक लेंटर डला है, क्या है, लेंटर, लेंटर। अब लेंटर से पहले नीचे क्या डलता है, कुछ इस टाइप के पिलर डलते हैं ना, पिलर। जो पिलर होता है, बात समझ रहे हैं, जो पिलर होता है उसी को बोलते हैं हम अंतःप्रतव्य जालिका। उसी को क्या बोल सकते हैं, अंतःप्रतव्य जालिका, क्योंकि पिलर क्या करता है, लेंटर को खड़े रखता है। इसी प्रकार से अंतःप्रतव्य जाल तालिका क्या करता है, ये हमारी कोशिकाओं को खड़ा रखता है, मजबूती प्रदान करता है कि आप गिरिए मत, क्योंकि हम हैं, कौन है, हम हैं, हम कौन, अंतःप्रतव्य जालिका, क्या आपको गिरने नहीं देंगे, किसको बोलता है, कोशिका को, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पिलर का नाम भी दे सकते हैं अपनी भाषा में। नेक्स्ट यदि बात करें राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है भाई, राइबोसोम की खोज किसने की, तो वो की थी आपकी पैलाडे, किसने की थी, पैलाडे ने की थी। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब इसे प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अलग है, इसमें देखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा राइबोसोम जो होता है यही हमारा प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन, यही क्या बनाता है, प्रोटीन। अब हम आपको ये भी बताएंगे प्रोटीन जो बनाता है वो कैसे बनाता है, कौन से भाग में बनाता है, ठीक है ना। उसके बारे में भी अभी आगे बताएंगे, आगे है इसका भाग जो है उसमें बताएंगे, ठीक है ना। आपको केवल ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन यही माना जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अब क्यों कहा जाता है थोड़ा आगे को हम बताएंगे उसमें। देखिएगा यहाँ पर एक स्लाइड है और ये स्लाइड है राइबोसोम की, ठीक है ना। ये जो स्लाइड चित्र आपको इमेज दिखाई दे रही है राइबोसोम की, इसके दो भाग हैं, एक ये वाला भाग है, ठीक है ना, और एक ये नीचे वाला भाग है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये होता है हमारा स्मूथ, ये जो भाग होता है हमारा कैसा होता है, स्मूथ होता है, और एक भाग होता है इसका खुरदरा, ठीक है ना। ये भाग होता है आपका सफ़ेद, कैसा, सफ़ेद, इसको बोलते हैं हम स्मूथ, इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं हम, ये पार्ट होता है आपका चिकना, कैसा, चिकना, चिकना ही बोल सकते हैं इसे। और ये जो पार्ट होता है आपका कैसा होता है, खुरदरा, कैसा होता है, खुरदरा। तो देखिएगा जो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन कहाँ से बनाता है, वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना, वो चीज़ आपको समझना है। तो ये वाला जो पार्ट होता है चिकना होता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है वो खुरदरा होता है, और इसी पार्ट के द्वारा जो है आपकी प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन, क्या बनती है, प्रोटीन। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी प्रोटीन का संतुलन लेते हैं, ठीक है ना। सोयाबीन में आप याद रखिएगा, सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है प्रोटीन, सोयाबीन में आपका सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, समथिंग 42%, ठीक है ना। इसको भी याद रखेंगे। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। कौन सा पार्ट, एक खुरदरा पार्ट, कौन सा वाला, खुरदरा वाला पार्ट, ठीक है ना। और इसको प्रोटीन कैसे मिलता है पूरा डिटेल में आपको डीएनए आरएनए आपको पूरा बताएंगे, जब डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इतना पढ़ना है कि प्रोटीन किस भाग से बनता है, ठीक है, जो खुरदरा पार्ट होता है उसी से बनता है। अब आता है राइबोसोम के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का राइबोसोम होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राइबोसोम का इसमें से प्रकार कौन सा है,
ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 दे देगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब आपको इसमें ये चीज़ समझना है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। तो 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। अब बात जब केंद्रक की कर रहे हैं तो केंद्रक की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। भाई केंद्रक क्या है, देखिएगा समझिएगा। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसका काम होता है कि सभी को कंट्रोल करना, सभी को क्या करना, कंट्रोल करना। बात समझ रहे हैं। देखो हमने एक बताया था गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी बताया था। गाल्जी बॉडी क्या कर रहा था, गाल्जी बॉडी क्या कर रहा था, ये बता रहा था भाई सामान को ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे रखो, वैसे रखो। तो सुझाव अच्छा दे रहा था गाल्जी बॉडी, जबकि कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, केंद्रक। कौन कर रहा है, केंद्रक। ये बताता है, इसको हम प्रबंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबंधक, ठीक है ना। कि हाँ जी सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखना कि कौन कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सुझाव कौन दे रहा है, गाल्जी बॉडी। जबकि केंद्रक देख रहा है ऐसे, हाँ जी भैया अच्छे से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ भाई इस काम को ऐसे करो, हाँ जी राइबोसोम बताओ अपनी क्या बनाओ, प्रोटीन, प्रोटीन बनाओ, क्या बनाओ, प्रोटीन। कौन वाला, इससे पहले क्या था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, चलो क्या बनाओ, ऊर्जा बनाओ। तो कौन कर रहा है, ये केंद्रक कह रहा है। क्या कर रहा है, सारे काम अच्छे से करो, क्या करो, सभी काम अच्छे से करो, ठीक है। तो केंद्र का यही काम होता है कि बताना कि आपको कौन सा काम करना है, ठीक है ना। आपको कब जो है माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा कब आपको ऊर्जा बनाना है, राइबोसोम से कहेगा कब आपको प्रोटीन बनाना है। तो कौन बताता है, केंद्रक ही बताता है। नेक्स्ट यदि बात करें इसकी खोज की कि केंद्रक के खोज का पता किसने लगाया, तो वो था आपका रॉबर्ट ब्राउन सन 1831 ईस्वी में, सन 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करें, केंद्रक के अंतर्गत ही क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम का मतलब होता है अणुसूत्र, क्रोमोसोम का मतलब अणुसूत्र। ये जो अणुसूत्र होते हैं केंद्रक के अंतर्गत ही होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो डिटेल है हम डीएनए आरएनए में अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। अगर निर्माण की बात करें तो प्रोटीन 80% पाया जाता है इसमें, किसमें, केंद्रक में। और डीएनए 10% और बाकी 10% जो होता है अन्न पाया जाता है, ठीक है ना। 10% अन्न पाया जाता है किसमें, केंद्रक में। तो ये वाला केंद्रक आपको समझ में आ गया होगा कि खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। काम क्या होता है इसका, सभी को बताना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे काम करो। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्या आता है, लाइसोसोम। इसकी खोज की थी डी डुबे। किसने की थी, डी डुबे। और कब की, 1955 ईस्वी में। सोचो जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद पता लगा कि भाई साहब लाइसोसोम भी होता है। क्या होता है, लाइसोसोम भी हमारे कोशिका में होता है। इसी लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब बात ये समझ में आएगी कि आत्महत्या की थैली से क्यों कहते हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिरकार हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कह देते हैं। तो समझिएगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम दाल खाते हैं और दालों में कभी कभी कंकड़ पत्थर आ जाते हैं या नहीं। तो कि कंकड़ पत्थर जब हम अंदर जाते हैं अंदर, तो एक का ऐसा होता है कि धीरे धीरे एक प्रकार से इकट्ठा होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। और इकट्ठा होने के साथ साथ ही ये एक थैली में घुस जाते हैं। और थैली में जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके थैली बड़ी होती जाती है और एक प्रकार से गुब्बारे की तरह फट जाती है। गुब्बारे की तरह क्या होती है, फट जाती है। जब ये गुब्बारे की तरह फट जाती है तो इसी को बोलते हैं आत्महत्या कर ली। क्या होगी, आत्महत्या होगी भैया, क्या होगी, आत्महत्या। तो एक प्रकार से लाइसोसोम जो होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब फट जाते हैं। इसलिए इनको एटम बम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटम बम भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर बात करें इसका कार्य क्या होता है, कोशिका के सभी अंगों को गलाना, कोशिका के सभी अंगों को गलाना। जब मान लीजिएगा जब वो फट जाएगा पूरी तरह तो कोशिका के जितने भी अंग हैं, लाइसोसोम मतलब आपके जो केंद्रक है, केंद्रका है, जीव द्रव्य है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कि सब क्या होंगे, गल जाएंगे, मर जाएंगे। मर गए।
तो भैया सबसे खतरनाक कौन होता है? लाइसोसोम होता है। कौन होता है? लाइसोसोम। अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। बहुत खतरनाक यही होता है भैया, लाइसोसोम, ठीक है ना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से रखना चाहिए लाइसोसोम को, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको थोड़ा रफू कर देते हैं, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट जानने का प्रयास करेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। इसकी खोज की थी पुरकिंजे, एक व्यक्ति थे पुरकिंजे। कब खोज की? 1846 ईस्वी में पुरकिंजे ने किसकी खोज की? जीव द्रव्य की। कब की? 1846 ईस्वी में। अब हम जानेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या है। देखिएगा, संपूर्ण जीवित पदार्थ, संपूर्ण जीवित पदार्थ जो कोशिका के अंदर होता है उसे ही क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं ना। समझिएगा, एक तरफ से कि तरल पदार्थ होता है, प्लाज्मा टाइप में होता है, तरल पदार्थ लिक्विड होता है, ठीक है ना। ये सभी में पूरी कोशिका फैला हुआ होता है और फैलने के साथ साथ सभी को रोके रखता है। क्या करता है? रोके रखता है। कि अब देखो हमारे अंदर ये है, ठीक है ना, यहाँ कोशिका है। अब इसमें से ये कहेगा ए बाहर मत निकल जाना, राइबोसोम बाहर मत जाना, हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर मत निकल जाना। तो ये क्या करता है? रोके रखता है। तो रोकने का काम, सभी अंगों को रोकने का काम किसका होता है? इसी का होता है। सभी अंगों को, कोशिका के अंदर सभी अंगों को रोकने का काम जो होता है वो किसका होता है? जीव द्रव्य का होता है। किस अवस्था में होता है? कि प्लाज्मा टाइप में होता है, ठीक है, लिक्विड टाइप में होता है। नेक्स्ट यदि बात करें कोशिका द्रव्य की, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। तो केंद्रक व प्लाज्मा के बीच, केंद्रक और प्लाज्मा के बीच का भाग, ठीक है ना, एक केंद्रक होता है बीच में और केंद्रक और प्लाज्मा के बीच में जो पाया जाता है उसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये भी हमारा लिक्विड टाइप में ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा भाई केंद्रक के भीतर जो तरल पदार्थ होता है, केंद्रक के भीतर तरल पदार्थ होता है। देखो समझिएगा, ये कोशिका है, इसके अंदर जो होगा ये जो है केंद्रक है, ठीक है ना। ये क्या है? केंद्रक है। अब यहाँ पर जो भरा हुआ है, ये भरा हुआ है तरल पदार्थ जो भरा हुआ है लिक्विड टाइप में, ये क्या है? केंद्रक द्रव्य है, ठीक है ना। इसके अंदर भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक क्या है? केंद्रक के बीच में, केंद्रक के बीच में इसमें भरा होता है, इसी को बोलते हैं केंद्रक के भीतर भरा हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। आइए नेक्स्ट सीखते हैं और जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब देखिएगा, एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रिकॉल। जितना भी हमने पढ़ाया है उसको आपको रिकॉल हो जाएगा, एक बार तो समझ में आ जाएगा। देखो समझिएगा, यहाँ एक समझाते हैं, ये है हमारी क्या? कोशिका। ये क्या है? कोशिका, ठीक है ना। ये है हमारी कोशिका, समझिएगा। अब इसके अंतर्गत क्या है? बहुत सारे क्या हैं? अंग हैं। राइबोसोम हैं। क्या हैं? राइबोसोम, समझिएगा, राइबोसोम। शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख देते हैं राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद राइबोसोम हो गया और राइबोसोम हो गया, देखो समझो, इसमें क्या हो गया? राइबोसोम हो गया आर, ठीक है ना, राइबोसोम हो गया। और क्या क्या हो गया? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम हो गया। इसके बाद आपका हो गया, और ले लीजिएगा, रसधनी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, रसधनी हो गया, रसधनी जो होता है, तारकाय हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं अभी हमने। तारकाय हो गया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना। इसके बाद गाल्जी बॉडी हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद केंद्रक हो गया। तो देखिएगा, अब इसमें हमें समझना ये है, तारकाय हमने बताया था, सेंट्रोसोम, तारकाय और गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करता है बताओ? क्या करता है? वाहन का काम करता है ना। वाहन को जैसे कंट्रोल किया जाता है तो ये भी कंट्रोल करता है गाल्जी बॉडी। एंडोरेटिकुलम प्लाज्मिक सिस्टम क्या होता है? पिलर का काम करता है पिलर का काम, बताओ, अभी बताया था।
पिलर का काम करता है। नेक्स्ट यदि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। इसके बाद रजधनी क्या होता है, रजधनी 65% पानी का यानी पानी जमा करता है, इसलिए इसको ड्रम भी कहा जाता है। ठीक है ना। तारकाय क्या करता है, ये विभाजन करता है कोशिका का। क्या करता है, विभाजन करता है कोशिका का। बात समझ में आ रही है। और केंद्रक आपका क्या है, ये देख रेख करता रहता है, भाई ऐसे काम करो वैसे काम करो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका लाइसोजाइम, ये क्या करता है, ये सबको मार देता है। क्या करता है, मार देता है, गला देता है। राइबोसोम क्या करता है, मार देता है। अगर मान लीजिए इसको गुस्सा आ जाता है तो किसी को नहीं छोड़ता है। तो ये लाइसोसोम जो होता है तुम्हारा बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इसको गुस्सा आ गया तो सभी कोशिकाओं के अंगों को मार देगा, कह देगा चलो मर जाओ तुम। तो ये मर जाता है तो सभी मर जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी कि इसका काम क्या होता है, ऊर्जा बनाना, प्रोटीन बनाना, 65% पानी, गलाने फैलाने का काम किसका होता है, आपका लाइसोसोम का होता है। विभाजन करने का काम तारकाय का होता है। गोल्जी बॉडी का काम वाहन का काम करता है, कंट्रोल करता है। और आपका पिलर का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम करता है। ठीक है ना। तो आई होप ये वाली जानकारी आपको संपूर्ण समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद और स्लाइड है हमारे पास, बने रहिएगा, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। अब बात आती है कोशिका विभाजन। भाई कोशिका का विभाजन कैसे होता है, सेल डिवीजन। समझिएगा, ये कोशिका है, क्या है, कोशिका है ये। जब कोशिका दो भागों में टूट जाती है, एक भाग ये हो गया छोटा सा, एक भाग ये हो गया छोटा सा। ठीक है ना। जब कोशिका दो भागों में टूट जाती है, देखिएगा समझिएगा, मान लीजिएगा यहाँ से टूट गई। ठीक है, यहाँ से टूट गई तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है ना। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो एक से दो बन गई, ये एक कोशिका थी पूरी, और एक से क्या बन गई, दो। एक ये बन गई और एक ये बन गई। जब कोशिका एक से दो पार्ट में टूट जाती है तो टूटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। और यह जो है नियंत्रण आगे तक चलता जाता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से इसका विभाजन होता जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। विभाजन होने पर कोशिका में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। जब भाई कोशिका टूट रही है, टूट के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जब बन रही है तो उसमें क्या होता जा रहा है, वृद्धि होती जा रही है। क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। ठीक है ना। अब बात करें कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। कोशिका 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपका असूत्री, या बोल सकते हैं सूत्री कोशिका, या बोल सकते हैं असूत्री कोशिका, या बोल सकते हैं सूत्री कोशिका। एमिटोसिस सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमिटोसिस सेल। ठीक है ना। अब ये क्या होती है, इसको भी अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि असूत्री कोशिका, सूत्री कोशिका क्या होती है। देखो यहाँ पर जो है स्टूडेंटों को ज़्यादा कठिनाई होती है समझने में, लेकिन आपको बने रहना है और अच्छे से जानना है। हम बहुत प्यार से सिखाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है ना। सारी चीज़ों को बहुत प्यार से सिखाएंगे। असूत्री जो कोशिका होती है यह विभाजन, इसका जो विभाजन होता है वो अविकसित कोशिका में होता है। किसमें, अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका का मतलब जैसे कि अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम है तो अमीबा में, युगलिना में, पैरामीशियम में, मतलब ये इनके जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अविकसित होती हैं। इनके कोशिकाओं कोई विकास नहीं होता है। तो इसका जो विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में होता है। किसका, असूत्री कोशिका, समसूत्री कोशिका का विभाजन। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है। इसको बोलते हैं मीटोसिस सेल। इसका कार्य होता है, अभी कभी आपने देखा होगा कि हड्डी टूट जाती है। ठीक है ना, कहीं कट जाते हैं और हड्डी जब टूट जाती है प्लास्टर चढ़ता है। प्लास्टर चढ़ने के बाद वो हड्डी जो है जुड़ जाती है ना, जुड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं भाई कैल्शियम की पूर्ति ज़्यादा करो, दूध पियो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, रियल मतलब क्या होता है कि हमारी जो समसूत्र जो कोशिका है तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ देती है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ देती है। शरीर में जितने भी घाव होते हैं उनको भर देती है। कौन,
समसूत्री कोशिका। और शरीर के अंगों में क्या करती है? वृद्धि करती है। क्या करती है? वृद्धि। तो अगर आपकी समसूत्री कोशिका बढ़िया है तो आपकी कोशिका के अंगों में क्या होगी? वृद्धि होती जाएगी, आप हष्ट-पुष्ट होते जाएंगे, ठीक है ना, वो चीज़ होगी। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे कोशिका का विभाजन सर्वाधिक किस में देखने को मिलता है। ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें कोशिका का विभाजन देखने को मिलता है? देखिएगा, एक जीव है छिपकली, छिपकली देखा है, इसके साथ साथ एक चूहा भी होता है, ठीक है ना, चूहा। आप कभी देखिएगा छिपकली या चूहा को समझिएगा, एक छिपकली होती है, छिपकली, और एक होता है चूहा। एक क्या होता है? चूहा। अगर कभी चूहे की क्या है? पूंछ टूट जाती है, क्या होता है? पूंछ टूट जाती है, या छिपकली की पूंछ टूट जाती है, तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर में छिपकली आ जाती हैं, आप पूंछ को दबा देते हैं, और पूंछ दबाने पर क्या होती है? ऐसे करके वो टूट जाती है, छिपकली देते हैं, पूंछ टूट गई है, और जल्दी से फट से ना भाग जाती है। और जब भाग जाती है और कल हम देखते हैं उसको, ओहो इसकी तो भाई कि आज वाली नहीं है, कल वाली छिपकली है। तो आपको लगता है जिसकी पूंछ टूटी थी वही छिपकली आप देख लेते हैं, आपको लगता है वो वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो छिपकली की पूंछ है, छिपकली की जो पूंछ है उसमें कोशिका का विभाजन सर्वाधिक देखने को मिलता है। और सर्वाधिक कोशिका विभाजन होने से छिपकली की जो पूंछ है वो फिर से निकल आती है। क्या होता है? फिर से बहुत जल्दी निकल आती है। और इसी प्रकार चूहों में भी होता है, चूहों में भी इसी प्रकार देखने को मिलता है। तो दो जीव हैं ये, इनके बारे में आप थोड़ा हमने अच्छे से समझाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। अब आता है समसूत्री विभाजन के प्रकार। भैया समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है? अभी तक हमने देखा असूत्री विभाजन या फिर सूत्री विभाजन जो अविकसित कोशिका में होता है, ठीक है ना, जैसे युगलिना, अमीबा। और देखा हमने समसूत्री विभाजन सबसे ज़्यादा किस्म होता है छिपकली, चूहा, इनकी पूंछों में होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे समसूत्री विभाजन के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लेवल का पूछा जाता है, अच्छे लेवल का, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना, फोकस अच्छे से रखना है इस पर। पहला होता है इंटरफेज। पहला क्या होता है? इंटरफेज। इंटर को हम आई से लिख सकते हैं, इंटरफेज। इसमें क्या होता है? कोशिका तैयार करती है अपने आप को, जो कोशिका होती है वो क्या करती है? तैयार करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्रोफेज। क्या आता है? प्रोफेज। इसमें क्या होता है? झिल्ली समाप्त हो जाती है, जो कोशिका की जो झिल्ली होती है इस अवस्था में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखो सबसे पहले क्या हुआ? कोशिका ने अपने आप को तैयार किया, ठीक है ना, पहले कोशिका ने तैयार किया, फिर इसकी जो झिल्ली होती है ऊपर वाली वो क्या हो जाती है? जो सुरक्षा प्रदान कर रही थी वही समाप्त हो जाती है। किसमें? प्रोफेज में। नेक्स्ट आता है आपका मेटाफेज। एम से डिनोट कर सकते हैं मेटाफेज। इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र की संख्या है वो साफ साफ दिखती है। गुणसूत्र संख्या क्या दिखती है? साफ साफ दिखती है। एनाफेज क्या होता है? इसको एन से लिख सकते हैं। एनाफेज में कोशिका 2 भागों में टूट जाती है। कोशिका एक से क्या है? 2 बन जाते हैं। एक से क्या बन गया? 2 बन गए, ठीक है ना। तो किसमें? एनाफेज में। किसमें? एनाफेज में। टेलीफेज क्या होता है? इसको टी लिख सकते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या अलग अलग हो जाती है। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या क्या अलग अलग हो जाती है। पहले एक जगह होते हैं तो फिर धीरे धीरे अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो 5 प्रकार इसमें समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। इंटरफेज में कोशिका अपने आप को तैयार करती है। प्रोफेज में झिल्ली समाप्त हो जाती है। मेटाफेज में गुणसूत्री संख्या साफ दिखती है। एनाफेज में कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। और टेलीफेज में गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं IPMNT। IP इसको तोड़ सकते हैं IPMNT। इसको याद कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। और इसमें कोई ट्रैक बना सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं, और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। एक आता है, तीसरा आता है थर्ड आता है असूत्री विभाजन। इसे बोलते हैं मीसोसिस। क्या बोलते हैं? मीसोसिस। आपने 2 पढ़े, एक पढ़ा असूत्री यानी सूत्री विभाजन, दूसरा पढ़ा समसूत्री विभाजन, उसके 5 पार्ट पढ़े, और तीसरा आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, मीसोसिस। ये क्या होता है?
इसमें क्या होता है, इसका विभाजन होने पर जनन अंग, इसका जो विभाजन होता है वो जनन अंगों में होता है। अब जनन अंग का पूरा एक अलग से टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि जनन अंग में कैसे मतलब लड़का को हम कैसे पहचानेंगे, या लड़की हुई तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है ना, कि लड़का ये ऐसे होता है, ये लड़की ऐसे होती है, इसके बारे में भी जानेंगे इसी में। देखो, पुरुष का जो जनन होता है वो होता है वृषण। क्या होता है? वृषण, जिसे बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इसमें जो बनते हैं वो बनते हैं शुक्राणु। इसमें क्या बनते हैं? शुक्राणु, यानी स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कहाँ बनते हैं? वृषण में। तो वृषण किसका होता है? पुरुष का होता है। ठीक है ना। दूसरा होता है मादा जनन, इसमें होता है अंडाशय, इसको बोलते हैं ओवरी। और अंडाणु जो बनते हैं वो किसमें बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। ठीक है ना। तो अंडाणु किसमें बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। तो विभाजन जनन अंग में पुरुष जनन वृषण, और वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु। मादा जनन अंडाशय, अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु। तो सिंपल बात है, ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जानकारी लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना। एक आता है मेल, एक क्या आता है? मेल। ठीक है। और एक आता है आपका फीमेल, एक क्या आता है? फीमेल। इसको बोलते हैं क्या? पुरुष। इसको बोलते हैं पुरुष, और इसको बोलते हैं स्त्री। ठीक है ना। इसको बोलते हैं फीमेल को स्त्री। अब देखिएगा, जो ऑटोसोम है, यहाँ से समझिएगा, जो ऑटोसोम हैं, ऑटोसोम इनकी जो संख्या होती है 44 होती है। किसमें? मेल में। जबकि महिलाओं में भी इनकी संख्या ऑटोसोम की कितनी होती है? 44 होती है। ठीक है ना। तो ऑटोसोम पुरुष में भी 44 और महिला में भी 44 होते हैं। अब बात आती है किसकी? ओलोसोम। ओलोसोम की बात आती है तो ये होते हैं 2, जबकि महिलाओं में भी कितने होते हैं? महिलाओं में भी होते हैं 2। ये आपको समझना होता है XY। इसमें क्या होता है? XY गुणसूत्र होते हैं XY। इसकी भी संख्या फीमेल में होते हैं 2। इसमें होता है XX, इसमें क्या होता है? XX। तो समझिएगा, जब हमारा यहाँ से एक X जाता है, ठीक है ना, और यहाँ से जब एक जो है X आता है तो 2X हो गए। जब जब X और X जब मिलते हैं तो हमारा बनता है लड़की। क्या बनता है? लड़की। समझ पा रहे हैं। और जहाँ से Y और यहाँ से X जब मिलता है तो इसको बोलते हैं XY, तो हमारा बनता है क्या? लड़का। क्या बनता है? लड़का। इसको जानने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। यदि हमारे गुणसूत्री संख्या XX यदि मिलती है, X से X मिलती है तो बनेगा क्या? लड़की। और X से यदि Y मिलती है गुणसूत्री संख्या तो बनेगा क्या? लड़का। बात समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ओलोसोम की संख्या कितनी होती है? 44, 2। और ऑटोसोम की संख्या होती है 44 और ओलोसोम की संख्या होती है 2। ऐसे भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है ना। या पूछ सकता है कि लड़के किन किन अणुसूत्र से मिलकर बने होते हैं। तो लड़का का एक अणुसूत्र क्या है? ओलोसोम X, और फीमेल का X। तो दोनों XX जब मिलते हैं ओलोसोम, ठीक है ना, तो बनती है लड़की। और जब लड़का का X मिलता है और लड़का का एक Y मिलता है और लड़की का एक X मिलता है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं ओलोसोम तो बनता है लड़का। तो ये वाली जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कि लड़का कब बनता है, लड़की कब बनती है। चलिएगा नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अणुसूत्र के प्रकार कितने हैं। तो अणुसूत्र के प्रकार कितने हैं? 4। अणुसूत्र के प्रकार कितने हैं? 4। अब अणुसूत्र जो पढ़ाएंगे हम DNA RNA में आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है ना, वहाँ पर। तो इनकी संख्या 4 होती है। पहला होता है टर्नअप सिंड्रोम। इसमें जो अणुसूत्र की संख्या होती है वो होती है 45। देखिएगा, यदि किसी की व्यक्ति में यानी महिला में यदि गुणसूत्री संख्या 45 रह जाती है तो वो कहलाती है बांझ। क्या कहलाती है? बांझ। और बांझ को ही बोलते हैं हम बांझपन। कहते हैं ना कि भाई ये तो बांझ है, इसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो गुणसूत्री संख्या है वो कितनी है? 45 है। लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 46 होनी चाहिए थी, लेकिन रह कितनी गई? 45। ठीक है ना। अब देखो समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर।
भाई यहाँ से है 44 तो क्या हो गए, ऑटो सम हो गए, और प्लस एक हमारा x आ गया, एक क्या आ गया, x आ गया। अब y हमको आया नहीं, तो फिर क्या है, सिस्टम बदल गया, सिस्टम क्या हो गया, बदल गया। तो 45 गुणसूत्र होने से क्या हो गया, बांझपन हो गई, महिला क्या हो गई, बांझपन हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें अणुसूत्री संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। देखिएगा 46 एक एवरेज माना जाता है, इसमें एक और प्लस हो गई, एक और क्या हो गई, प्लस हो गई। जब ये प्लस हो गई और ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा होने पर क्या होता है, नपुंसक, आदमी क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। अब नपुंसक क्या होता है, उस चीज़ को हम जनन अंग में बताएंगे आपको कि नपुंसक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक और एक्स्ट्रा अणुसूत्र बढ़ने से आदमी क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में भी संख्या कितनी हो जाती है, 47 रहती है। इसमें क्या होता है, कमर निकल आती है, कंधा निकल आता है, आपने देखा है कभी कभी ऐसे करके कमर निकल आती है, पीछे फोड़ा सा निकल आता है, कभी कभी क्या कंधा ऐसे निकल आता है। आपने देखा पुष्पराज, साला झुकेगा नहीं, साला ऐसे करके चलता है, तो क्या है, इसको क्या है, कंधे को उठा देता है उसमें क्या है, उसमें गुणसूत्री संख्या 47 हो गई है। कितनी हो गई है, 47 को बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। तो याद रखिएगा पुष्पराज में, डाउन सिंड्रोम में, उसमें देख एक गुणसूत्री संख्या कितनी हो गई है, ज़्यादा हो गई है, इसलिए कंधा उठा के चलता है। नेक्स्ट देखिएगा पटाऊ सिंड्रोम। क्या चीज़, पटाऊ सिंड्रोम। इसमें भी गुणसूत्री संख्या कितनी हो जाती है, 47। इसमें जो होता है हमारा होठ बाहर निकल आता है, ध्यान देखा है, ऐसे करके होठ बाहर निकल आता है, किसी का कट जाता है। तो जो होठों में जो समस्या आती है कि पटाऊ सिंड्रोम के नाम से आती है। तो ये वाला टॉपिक आपको दोस्तों कैसा लगा, हमने कोशिका को देखा, सेल को देखा, कोशिका के बारे में बताया, उसके सभी प्रकार बताए, उसको डिटेल में जाना, और उसके बाद डिवीजन, सेल डिवीजन को जाना, कोशिका विभाजन कैसे होता है, और उसके बाद हमने अणुसूत्रों को जाना। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें बताइएगा कि आपको और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। आप कमेंट जरूर करिएगा, जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा आपका, जब तक हमें पता नहीं लगेगी। तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है ना। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने परिवार को दिखाइएगा, अपने छोटे भाई या अपने कोई भी रिश्तेदार हैं उन्हें दिखाइएगा, ताकि हमारी जो बॉडी है वो पता लग सके कि हमारी बॉडी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। आने वाले समय पे सारी जानकारी देंगे, प्रजनन की जानकारी तो बेहतरीन तरीके से भी देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।